हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू। जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर लेकर आइए, बिकॉज आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। एज वी ऑल नो दैट वी हैव एंडेड अप विद द चैप्टर, सो एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा जरूरी है यार, है ना? बिकॉज यहाँ से ही आपको श्योरिटी मिलती है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है कि नहीं आ गया। ठीक है, सो जो एग्जाम्पल्स होंगी इस चैप्टर की वो हम स्पेशल क्लास में कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। ठीक है, so welcome to the session all of you. ace school exams with Unacademy plus you can use my referral code as Arshpreet for getting flat 10% off on your Unacademy subscription. Welcome to the class, dear learners. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator, 3+ years of teaching experience, GATE 2019 qualified, and आज पूरी कोशिश है कि एनसीईआरटी के ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के प्रॉब्लम्स एकदम तुम लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फॉर द क्लासेस 1 कॉपी एंड 1 पेन। ठीक है, आज मेरे साथ साथ ही सॉल्व करेंगे, स्लो पेस में सॉल्व करवाऊंगी सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो उसको ओपन अप कर लीजिए एंड फर्दर सेशन को शेयर कर दीजिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि एकदम सन्नाटे वाले रूम में बैठ जाइए, है ना, कि आप साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चे, दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी 11th एंड 12th। अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट बी यूट्यूब सेशन, वेदर इट बी क्लास क्लासेस, वेदर इट बी स्पेशल क्लासेस, आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलती है सारी। ठीक है, फर्दर अगर अभी मैं बात करूं, आपको पता है अभी एक नया प्लस कोर्स भी चल रहा है जिसमें आपका कंप्लीट पूरा सिलेबस कवर करवा रही हूँ यार। आगे इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसके बारे में। नेक्स्ट इज बग्स बंटी। बग्स बंटी क्या है ना बच्चे, बग्स बंटी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट इन दिस वीडियो तो आप बग्स बंटी के थ्रू नीचे रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द लिंक ऑफ द नोट्स। गूगल शीट का लिंक है बच्चे, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते हैं। आप इस बारकोड को सिंपली स्कैन भी करेंगे तो आप उस गूगल शीट पे पहुंच जाएंगे। अब देखो उस गूगल शीट में ना बहुत सारे मल्टीपल टैब्स हैं। आपका जो क्लास है वो क्लास 12 3.0 है ना, क्लास 12 3.0 की एक शीट है गूगल शीट। उसपे आपके सारे वाईटी के सेशन के लिंक्स मिल जाते हैं आपको, एज वेल एज नोट्स मिल जाते हैं। फिर एक टैब है रिवीजन सीरीज की, जिसमें हमने मैराथन ली थी जो संडे को, वो उसमें डाली हुई है विद नोट्स। ठीक है, एक और टैब है स्पेशल क्लासेस की। बच्चे वो स्पेशल क्लासेस की जो सीरीज है उसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूं ये वाला जो लिंक है वो कहाँ पे मिलेगा, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। बच्चे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो। आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। आपको एग्जैक्ट मैचेस मिलते हैं आपके क्वेश्चन के, ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस ऑफ लैक ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी, आफ्टर दैट अपलोड इट। जब आप अपलोड करते हो तो आपको पूछा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का डाउट है। सो वंस यू मेंशन द सब्जेक्ट, वेदर इट इज ऑफ फिजिक्स, वेदर इट इज ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी एनी डाउट, ठीक है, किसी भी टाइम पे पूछो, तो विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 24 आवर्स यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ योर डाउट। सो यूज दिस फीचर, है ना। क्यों नहीं यूज कर रहे हो यार, यूज करो इस फीचर का, बिकॉज यहां से आपकी बहुत सारी दुविधाएं दूर हो सकती है ना। नेक्स्ट इज प्राइम बैच फॉर टर्म 1 एग्जाम साइंस। बच्चे इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड अप। इसमें मैं साइंस कैटेगरी में मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, मोनिका बेदी मैम इज टीचिंग यू केमिस्ट्री इन दिस, बायोलॉजी तमस्सा मैम ले रहे हैं, एंड राहुल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो सबके सब टॉप एजुकेटर्स कैटेगरी के हैं अपने बच्चे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो सिंपली। अगर इसके अंडर बात करूं, इसके अंडर बच्चे एक प्लस कोर्स लॉन्च किया हुआ है आजकल, आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दे देती हूँ, है ना। प्लस कोर्स लॉन्च किया हुआ है आजकल। इसमें अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ इस प्लस कोर्स में आपके सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं फिर से बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, बिल्कुल अगर मैं बात करूं शुरुआत से, यहाँ से आपका सब कुछ कवर अप होने वाला है। इसमें मैं आपको अगर दिखाऊं, दिस इज अ डेमो वीडियो बेसिकली। देखो सो यहाँ पे बहुत आपको सारे ऐसे ऑल्टरनेटिंग illusions करंट हैं का कि तो यार पूरा का पूरा alternating current कोर्स मैंने chapter यहाँ is पे सबमिट very किया है, difficult. पूरे के पूरे So कोर्स I को am going दोबारा to remove करवाना है। all these. फर्दर अगर बात की जाए मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, वो कंप्लीट चैप्टर होगा। आफ्टर दैट
आपके पास इसके अंडर रिवीजन चलेगी फ्रॉम 5th to 7th चैप्टर। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी कवरेज होगी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिवीजन चलेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिवीजन चलेगी। ठीक है, तो गो फॉर दिस कोर्स, बहुत ही अच्छा है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप ये प्लस कोर्स मेरा ज्वाइन कर लेते हैं, सिंपली सब्सक्रिप्शन लेने टाइम कोड लगाकर एक तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, है ना, यू विल गेट 10% ऑफ मैक्सिमम रिबेट। फर्दर यू विल बी अ पार्ट ऑफ माय फिजिक्स कोर फैमिली। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि इस कोर्स में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको फुल फ्लेज, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सम फीचर्स रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। व्हाई टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन बच्चे? रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टीचिंग यू, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कोर्सेज, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, रेज द हैंड का फीचर, रेज द हैंड, रेज द हैंड का फीचर बहुत ही बड़े मजेदार है यार, बहुत मजेदार फीचर है। उसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई डाउट आ जाता है, ठीक है, अब यहाँ वाईटी सेशंस में क्या है, डाउट आता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डाउट लूँ, डाउट क्लियर करूँ, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारा पढ़ाने की तरफ ध्यान है, हम चैट बॉक्स में नहीं देख पाते हैं, है ना, हम चैट बॉक्स में नहीं देख पाते हैं, तो उसके कारण जो जेन्युइन बच्चे भी होते हैं उनके भी डाउट कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ना, सब्सक्रिप्शन में अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वहां पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाती है ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ कि इस बच्चे ने रेज द हैंड का फीचर यूज किया है, ये बच्चा हमसे वर्बली बात करना चाहता है इन द क्लास, एंड हम उनसे बात करके उसी टाइम उनका डाउट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग रियली ग्रैंड, जो कि मुझे लगता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अगर मैं बात करूं किसी भी और प्लेटफॉर्म की, तो ये फीचर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट चलता है, बैच कोर्सेज चलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। बेसिकली आई प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स, आई प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स, जो डेरिवेशन वाला पार्ट रहता है उसका हैंड रिटन नोट्स मिलता है। अगर प्राइसिंग की बात बताऊं बच्चे, 15,000 है फॉर द 12 months। On this also you can get extra 10% off if you use my code as Arshpreet, ARSHPREET. By using this code, you will be a part of my Physics Core family. Hashtag Physics Core family. As well as the other benefit is, कि अगर आप हायर मंथ्स का पैकेज लेते हैं बच्चे, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है कि आप इतना पैसा ही दोगे, बट कैसे दोगे, किश्तों में दोगे, और आपको कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। सो 13,500 पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग माय कोड एज अर्शप्रीत। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको, एजुकेटर का फोन नंबर मिलता है, जिनके साथ आप बातचीत करके, गप्पे नहीं मारनी है भाई, क्या करना है, उनके साथ स्ट्रैटेजी बनानी है। दे विल गाइड यू थॉरली। समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें अपना एम क्लियरली नहीं पता होता कि हम चाहते क्या हैं, है ना, बट हमारे अंदर क्षमता सब कुछ है करने की। ठीक है, तो जो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, बेसिकली ये किस चीज के लिए है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेट अस सपोज आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो जो यहाँ पे आपको एजुकेटर मिलेंगे एज अ गाइडेंस, जो आपको देंगे, है ना, एज अ गाइड आपको जो मिलेंगे, वो आपको कंप्लीट बताएंगे ना, आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे डिवोट करना चाहिए। जेई मेंस लेवल की या फिर नीट की बात करूं तो कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, अगर बोल थारली आपको गाइडेंस चाहिए किसी एजुकेटर की पर्सनल लेवल पर, है ना, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसकी प्राइसिंग की बात बताई जाए, इट इज 28,000 फॉर द 12 months। On this also you can get extra 10% off if you use my code as Arshpreet and be a part of my Physics Core family, है ना। Whosoever student enrolls under me, I specially take care of them on the personal level, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो डाउट क्लियरिंग भी बच्चे वहां पे आपके पास एप्लीकेबल रहती है। फर्दर यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अगर इसकी 9 मंथ की प्राइसिंग की बात करें, 9 मंथ की प्राइसिंग इज 23,000। ठीक है, तो बच्चे देन गो फॉर, अगर लेनी है 9 मंथ्स की लेनी है देन गो फॉर 12 months। ठीक है, जो क्लास 11th की भी देख रहे हैं ना, घूमते फिरते आ गए हैं, क्लास 11th की भी देख रहे हैं, वो हायर मंथ की पैकेज लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनको, बिकॉज 2 साल पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी डिस्कशन, सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट?
Are you all ready for it? Show some josh me. Show some josh to me that yes ma'am, we are ready for NCERT discussion. और I am hoping कि तुम्हें alternating current chapter बिल्कुल एकदम अच्छे से आ गया है and you are completely ready to face the questions of NCERT. अरे यार बहुत हल्के से questions है ना, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, एलसीआर के बेसिक से क्वेश्चन है, रेजोनेंस के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. आपको पूछ रहे हैं what is the RMS value of current in the circuit. चलो करो फाइंड, what is the RMS value of current in the circuit. कीजिए फाइन, आई एम गिविंग यू द टाइम टू सॉल्व। जल्दी से कॉपी पेन लेकर आइए एंड सॉल्व इट, सॉल्व इट। अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल नो दैट कि ये जो 220 वोल्ट है ये कौन सी वैल्यू है? इज इट V नॉट, इज इट V नॉट और इज इट VRMS? जल्दी से बताइए, इज इट V नॉट और इज इट VRMS? मैंने तुम्हें बता रखी है ये चीज कि जब भी एसी चैप्टर में आपको क्वेश्चन में कभी भी वोल्टेज गिवन होगी दैट इज बेसिकली द आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, है ना, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो ये कौन सी वोल्टेज होती थी बच्चे? ये वो वोल्टेज होती थी जो डीसी के इक्विवेलेंट होती थी, है ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे डीसी और एसी में एनालॉगस देखना है तो डीसी में जहां पर भी वोल्टेज की वैल्यू आई थी V, वहां वहां अगर मैं VRMS सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मैं एसी में पहुंच जाऊंगी, है ना। सो ये जो VRMS है ये आपको 220 वोल्ट दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 100 ओम दे रखी है। आर यू ऑल गेटिंग इट? आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज 50 हर्ट्ज। आपको पूछा गया व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बच्चे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सिंपली 100 divided by resistance is given to you as okay, V की वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट, R की वैल्यू आपको गिवन है 100। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास करंट क्या आ गया? 2.20 एम्पियर्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS, करंट की RMS की वैल्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल। अगर एक फुल साइकिल की बात करें तो उसमें पावर कंज्यूम्ड कितनी है? ठीक है बच्चे, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपको एवरेज पावर निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि एवरेज पावर निकालिए। अगर एवरेज पावर होता ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो क्या ले लेते हम? तो क्या ले लेते हम? सीधा वैल्यू ले लेते 0, बताओ, है ना। बट यहाँ पर क्या है ना, एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू, अब जैसे डीसी की पावर की वैल्यू बोलूं, याद हो आपको, तो V इंटू आई होती थी सिंपली। डीसी की पावर की वैल्यू वॉज V इंटू आई सिंपली। बच्चे अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें पावर, तो दैट विल बी VRMS इंटू IRMS। ठीक है, so VRMS is given as 220, IRMS is given as 2.20 एम्पियर्स। ओपन इट, बिंदास पॉइंट को नीचे लेकर आओ। 100 आ गया, 0 से 0 कट्टा, 22 इंटू 22 इज 484 वॉट। So it was a simple question. I hope you all get it, है ना, सबको समझ आ गया? Everyone clear? Clear to everyone? I hope it is clear. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहे हैं? द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज बच्चे, अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, है ना, यहां पे या यहां पे किसी पॉइंट पे अगर मैं, लेट अस सपोज इफ आई एम मेजरिंग दिस वैल्यू, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बट ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज पीक वैल्यू। ठीक है, सो अगर आपको याद हो रिश्ता पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का, डू यू ऑल रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू? VRMS is equals to V naught by under root 2. Now this V naught is given to you. This peak value is given to you as what? As 300.
डिवाइडेड बाय √2 करोगे, आपके पास VRMS आ जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज दिस, व्हाट इज द RMS वैल्यू? 300 डिवाइडेड बाय √2। बच्चे 300 डिवाइडेड बाय √2 इज 1.414। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? आपको 1 से लेके 10 तक के रूट्स याद होने चाहिए, है ना? ये याद होगा तो इजी होगा, है ना? √2 √3 तो ऐसे मिलता ही रहता है आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मिलता रहेगा। ठीक है, सो √2 की बात करें अच्छे तो आपके पास बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.414। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास VRMS कितना आ जाएगा? 212.1 वोल्ट। ठीक है, 212.1 वोल्ट। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना? ठीक है, बी पार्ट में आपको पूछ रहे हैं द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर्स, व्हाट इज द पीक करंट? ठीक है, RMS वैल्यू आपको दे रखी है, IRMS इज गिवन टू यू एज 10 एम्पियर्स। आपको पीक करंट की वैल्यू पूछी गई है, पीक करंट की कैसे निकालेंगे बच्चे? IRMS इंटू √2 कर देंगे, सिंपल, है ना? I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IRMS की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 इंटू √2, 1.414 into 10, 14.1 amperes. This will be what? This will be your maximum current. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सो आपके पास VRMS आ गया 212.1 वोल्ट एंड IRMS आ गया 14.1 एम्पियर्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, What they are saying in this question? क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पढ़ो जरा क्वेश्चन को और आंसर बताओ, आंसर सॉल्व करो और बताओ। बताओ, L की वैल्यू इज गिवन एज 44 मिली हेनरी। L इज व्हाट? L इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टेंस बोल सकते हो। ओके, L is given as 44 millihenry यानी कि 44 into 10 raised to the power minus of 3 Henry is connected to a 220 volt यानी कि ये की इसकी वैल्यू गिवन है, this is the value of VRMS 220 volt। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू एज 50 हर्ट्ज। बच्चे ध्यान दीजिएगा एक बात पे, जब आपके पास यूनिट्स हर्ट्ज है मतलब ये आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आपके पास यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड हो जाए देन ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स आपको क्या दे रखे हैं, आपको उसकी वैल्यू को जज करना है कि वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। IRMS निकालना है। ठीक है, IRMS की वैल्यू निकालनी है। अब IRMS की वैल्यू निकालने के लिए आपको VRMS गिवन है, आपको नेट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है, तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस पता होनी चाहिए, है ना? देन आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी आ गई तो आप सिंपली IRMS कैसे फाइंड कर सकते हैं? VRMS divided by XL, where XL is what? XL is what? XL is inductive reactance। inductive reactance कुछ अलग नहीं होता, है ना? ये रेजिस्टेंस ही होती है बट इंडक्टर की होती है। ठीक है, अगर सिंपल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बोले, अगर रेजिस्टर कितनी बाधा देता है करंट को उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर के केस में वी से इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, है एक तरह की रेजिस्टेंस ही, यूनिट्स इसके भी ओम्स रहते हैं, इसके भी ओम्स रहते हैं। कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा बच्चे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे VRMS। अब फर्दर अगर देखा जाए आपको XL की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आपको म्यू गिवन है, आपको L गिवन है। इफ यू रिमेंबर XL वाज ओमेगा इनटू L। ओमेगा क्या था बच्चे?
ओमेगा वॉज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या था? ओमेगा वॉज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे तो ओमेगा भी गिवन नहीं है, बट ओमेगा का रिश्ता आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी से पता है, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, है ना, वेयर म्यू इज व्हाट? योर लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर म्यू इज व्हाट? योर लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं एक्सएल को लिख दूं 2 पाई म्यू इंटू एल, तो किसी को कोई प्रॉब्लम कि मैम ने ये कैसे लिख दिया? सिंपली आई आर एम एस विल बी व्हाट? वी आर एम एस डिवाइडेड बाय 2 पाई म्यू एल। तो वी आर एम एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए 220, डिवाइड कीजिए इसको 2 से, पाई की वैल्यू 3.14, म्यू की वैल्यू इज 50, एल की वैल्यू इज 44 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी लॉन्ग है। तो अब अगर ऐसी टाइप की कैलकुलेशन आती है ना, तो आपका मेन मोटिव क्या रहना चाहिए? ध्यान से सुनना, आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है ना उसको आप बड़ा बना दो, है ना, बिकॉज नीचे अभी आपके पास सब कुछ डिनोमिनेटर में पड़ा है। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? आप न्यूमरेटर को बड़ा बना दो, तब आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो 2 1 जार 2 1 1 0, ये तो कट गया, 0 से 0 गया, है ना। अब ये जो 10 रेज टू द पावर 3 है ना बच्चे, इसको ऊपर ले जाओ, 1 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5 इंटू 44। सिंपली यहाँ पे आपके पास 1 1 0 0 0 आ गया, 3.14 इंटू 5 इंटू 44। सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कितना आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी 100 ऊपर चला जाएगा बच्चे, है ना। देन आप 5 के टेबल से इसको काट सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ जीरोस। 2 के टेबल से 44 भी काट सकते हो, 314 भी आपका 2 के टेबल से कट जाएगा। तो ऑन सिंप्लीफाइंग व्हाट विल बी योर आंसर ऑफ करंट? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15.92 एम्पियर्स। बताओ मुझे जल्दी से, सबका आ गया ये आंसर? 15.92 एम्पियर्स विल बी द वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 220 वोल्ट की डीसी बैटरी होती आपके पास और वो कितना करंट प्रोड्यूस करती, तो वो कुछ 15.92 एम्पियर्स के आसपास ही करंट प्रोड्यूस करती। ठीक है, बेसिकली ये आरएमएस क्या होता है? दे आर डीसी इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अगर इतने अमाउंट का करंट अगर सर्किट में से पास हो रहा है तो वो उतना ही हीट जनरेट करता है, उतना ही पावर लॉसेस करता है जितना इतने अमाउंट का डीसी करंट करेगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. ठीक है, determine the RMS value of current in the circuit. सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन के, वहां पे इंडक्टर गिवन था, यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है। ठीक है, वहां पे इंडक्टर गिवन था, यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है। सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 60 माइक्रोफैरेड, यानी कि 60 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 फैरेड। ओके, देन आपको V की वैल्यू गिवन है 110 वोल्ट। दिस इज व्हाट? आरएमएस वैल्यू। दिस इज व्हाट? आरएमएस वैल्यू। देन आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज। दिस इज व्हाट? लीनियर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आपको यूनिट से पता चल रहा है, यूनिट्स क्या दे रखे हैं? हर्ट्ज दे रखे हैं। आपको बोल रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालो, आई आरएमएस निकालो। सो इट विल बी वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सी। एक्सी इज व्हाट? एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप समझ आ रहा है, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं। आई आर एम एस क्या आ जाएगा? वी आर एम एस। अब एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी, है ना। एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है, वेयर ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो वी आर एम एस की वैल्यू गिवन है 110 डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू इंटू सी। सो बच्चे ये सब ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर, पाई भी ऊपर, म्यू भी ऊपर, सी भी ऊपर, सब कुछ ऊपर आ गया। अब ये वाली प्रॉब्लम इजी है ना, सब कुछ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। बताओ
दिस प्रॉब्लम इज इजी, एवरीथिंग इज इन न्यूमरेटर, देयर इज नथिंग इन डिनोमिनेटर। अगर पिछली वाली प्रॉब्लम की बात करें तो वहां पे डिनोमिनेटर बड़ा भारी बन गया था यार हमारा, है ना, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा बन गया था, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, डिफिकल्ट लगी होगी, बिकॉज न्यूमरेटर पार्ट वॉज स्मॉल एज कंपेरेटिव टू द डिनोमिनेटर पार्ट। सो अगर यहाँ पे बात करें बच्चे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर मैं 110 इंटू 2 इंटू 314, इसका 100 नीचे लिख दूं, 60 6 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 प्लस ऑफ 2 यानी कि माइनस ऑफ 4, ये जीरो से ये जीरो गया, 11 इंटू 2 इंटू 314 66 36 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 4। सिंपल है, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 2.49 एम्पियर्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ IRMS यानी कि करंट की RMS की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2.49 एम्पियर्स। सो आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस पॉइंट्स, दैट इज XC यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, जो भी आपको V की वैल्यू दे रखी होती है क्वेश्चन में वो RMS की वैल्यू गिवन होती है, VRMS के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप IRMS निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे XC डायरेक्टली नहीं गिवन था, ओमेगा की टर्म्स में आपको उसको फाइंड आउट करना था, बट फर्दर ओमेगा वाज नॉट गिवन, आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो दिस इज द होल साइकिल। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं इन एक्सरसाइज नंबर 3 and 4 जो अभी हमने करी, व्हाट इज द नेट पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। बच्चे अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ इन द चैट बॉक्स कि यहाँ पर आपके पास जो पावर आएगी ओवर द कंप्लीट साइकिल वो क्या होगी, और एक्सप्लेनेशन दो अपने आंसर की कि जो भी आपने आंसर दिया है वो क्यों है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बताइए, जो थर्ड और फोर्थ में आपने आपने फाइंड किया इंडक्टर और कैपेसिटर वाला केस, उन दोनों केसेस में आपका कंप्लीट साइकिल में पावर ऑब्जर्व क्या होगी, एज वेल एज अगर मैं बात करूं वहां पे आपके पास रीजन क्या है कि आपके पास जो आंसर आया वो क्यों आया। ठीक है बच्चे, अगर बात करें पावर फैक्टर की, है ना, पावर फैक्टर की, ये एक्चुअली सिलेबस में से गया है कट, है ना, डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस, it is deducted from the syllabus, but actually what I believe is कि आपको मेंस का पेपर भी तो देना है ना, नीट का पेपर भी तो देना है, एडवांस का पेपर भी तो देना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद कर लो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं बच्चे, पावर आपको पूछी गई है, पावर फैक्टर क्या होता है ना, VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। बेसिकली ये क्या होता है बच्चे, फेज एंगल होता है। अब तो पता होना चाहिए ना, अब तो सब कुछ आता है, अब तो सब कुछ आता है, अब तो पता है कि भाई फेज क्या होता है ना। अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टर का केस है, रेजिस्टर का केस है, उसमें फेज एंगल क्या होता है, फाई। वोल्टेज एंड करंट के बीच में अगर मैं फेज पूछूं तो इज देयर एनी डिफरेंस, इज देयर एनी लैग, नो। वोल्टेज और करंट भाई भाई, दोस्त ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस। जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम तब करंट मिनिमम, है ना, ये रिलेशन देखा था हमने। अगर सिर्फ प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट है, कुछ भी इंडक्टर नहीं लगा, कुछ भी कैपेसिटर नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इन दैट केस अगर मैं बोलूं कि फाई की वैल्यू आपके पास there is no phase difference. Next we move on to the case of inductor. Next we move on to the case of inductor. बच्चे इसके केस में अगर phi की वैल्यू बोले, V and I के बीच में there was a phase difference of 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। अच्छा कौन लैग करता था, वोल्टेज लैग करती थी या करंट लैग करता था, दोनों में से कौन सी चीज लैग करती थी, करंट लैग करता है ना, करंट जी पिछड़ जाते थे 90 डिग्री के फेज से, और यू कैन से π/2 के फेज से, राइट। और अगर कैपेसिटर के केस में बात करें तो phi was the phase difference between V and I, बट यहां पर
जो करंट जी थे ना वो लीड करते थे वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और यू कैन से पाई बाय 2, ठीक है, और यू कैन से पाई बाय 2, 90 डिग्री या पाई बाय 2 से क्या करते थे, लीड करते थे। तो बच्चे अगर हम पिछले दोनों एक्सरसाइजेज में कंसिडर करें इंडक्टर और कैपेसिटर का केस, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के केसेस में अगर मैं बात करूं फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। एंड यू ऑल नो दैट कॉस ऑफ पाई बाय 2 और कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों जी, 0 होती है, ठीक है। सो अगर ये वैल्यू 0 तो पावर की वैल्यू 0। सो अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, देयर इज नो पावर एब्सॉर्ब्ड बोथ इन द केस ऑफ इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर। सो आई होप समझ आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, जल्दी से रीड आउट कीजिए। What they're asking is, obtain the resonant frequency omega r of series LCR circuit with L is equals to 2 Henry, C is equals to 32 microfarad, R is equals to 10 ohm, ठीक है। These values are given to you, आपको पूछा गया है resonant frequency as well as Q factor। अच्छा बच्चे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन कौन बताने वाला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता था, अगर मैं पूछूं व्हाट वाज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या होता था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जल्दी से टाइप करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज बेसिकली दैट फ्रीक्वेंसी at which current is maximum। रेजोनेंस, अगर तुम्हें वो एफएम रेडियो वाली एग्जांपल याद हो, जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है रेडियो वाली फ्रीक्वेंसी से, देन हम बोलते हैं रेजोनेंस अचीव हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। इन दैट केस हमारे पास जो आवाज आती है वो क्लियर आती है एकदम, है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी हो जाए, है ना। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है। सो अगर इस केस में बात करें बच्चे, ओमेगा क्या फॉर्मूला था इसका, 1/√LC, है ना। दिस वाज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसके केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चे यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ωc हो जाता है इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव व्हाट, वी हैव रेजोनेंट frequency, so omega r is equals to 1/√LC, right। so further अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 1/√L की वैल्यू डालो 2, C की वैल्यू डालो 32। अब ये गलती मत करना, है ना, ये गलती मत करना कि माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट ना करो, वहां पे सारा का सारा क्वेश्चन ठप करके गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं चलेगी। अब ये वाली गलतियां ना बिल्कुल बंद कर दो, अब थोड़ा सा टाइम रह गया पेपर के लिए। ये जो यूनिट्स वाली गलतियां हैं एज वेल एज जो कन्वर्जन वाली गलतियां हैं, ये नहीं करनी है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करनी है। सो 32 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 आ गया बच्चे। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√32 इंटू 2 कितना होता है, 64 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। सो ओमेगा आर की बात करें 1/√64 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 होल का अंडर रूट करना है, राइट। तो 64 का अंडर रूट इज 8, 10 रेज टू द पावर -6 का अंडर रूट करोगे 2 नीचे, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ठीक है। इज इट क्लियर। सो ये आपके पास ओमेगा आर आ गया। और फर्दर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, इट विल गिव यू 125। अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपके पास यूनिट्स क्या आएंगे तो क्या लिखोगे, बताओ। ओमेगा आर के यूनिट्स क्या लिखोगे इसमें, एल और सी के यूनिट्स क्या हैं आपके पास। फर्दर अगर मैं बात करूं एल और सी के यूनिट्स क्या हैं, हेनरी और माइक्रोफेरेड है। जब आप फर्दर पूरा सॉल्व कर लोगे ना आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट इज द क्यू फैक्टर, नेक्स्ट इज द क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। क्यू फैक्टर क्या बताता है आपको,
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है। मतलब अगर हम बोले कि किसी का क्यू फैक्टर ज्यादा मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, इसको हमने कैसे समझा था? सपोजिटली आपको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है 92.7 पर, बट आसपास अगर हम ट्यूनिंग करते हैं तो आपको उस टाइम पर भी आवाज तो सुनाई देती है, बट विद डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। तो वो जो पूरी रेंज जिसमें से आपको वो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है जिसपे आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, दैट वाज बेसिकली व्हाट, दैट वाज बैंडविड्थ, है ना, बैंडविड्थ था वो। तो अगर मैं क्यू फैक्टर की बात करूं बच्चे, जिसका क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होता है बैंडविड्थ उतनी कम हो जाती है ना। शार्पनेस जिसकी जितनी ज्यादा उसकी बैंडविड्थ उतनी कम। तो बैंडविड्थ कम होने का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। सिलेक्टिविटी बढ़ना इज गुड फैक्टर, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि सपोजिडली आपको 1 से लेके 10 में एक नंबर चूज करना है जो कि करेक्ट है, शायद से वो 5 करेक्ट है ना, बट आपको 10 में से चूज करना है। और अगर मैं बोलूं कि आपको मैं नंबर दे रही हूँ 4 से लेके 7, इसमें से एक नंबर करेक्ट है, दोनों केसेस में 5 ही करेक्ट है, बट वहां पे जब सेकंड केस में आपने 4 नंबर में से 5 को चूज किया, वहां पे आपकी सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, वहां पे आपकी सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी। सो दिस वाज बेसिकली क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। Q factor came out to be Q is equals to 1 upon R under root of L by C, ठीक है। Q is equals to 1 by R under root of L by C बच्चे। So Q is equals to 1 upon 10 under root of L की वैल्यू is 2, C की वैल्यू is 32 into 10 raised to the power minus of 6। सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बच्चे, जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 और इसके कोई यूनिट्स नहीं है बिकॉज इट इज अ नंबर, ये आपको शार्पनेस बता रहा है, ठीक है। दिस इज ओनली टेलिंग यू अबाउट द शार्पनेस, सो इट हैज नो यूनिट्स। सो आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रीड इट आउट, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको, दैट a charge 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor। अब ये LC सर्किट का केस है ना। ऑसिलेशंस पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करवाया था ये, बिल्कुल अच्छे से करवाया है ना, बिल्कुल अच्छे से करवाया था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दैट a charge 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor। What is the angular frequency of a free oscillation of a circuit? आपको बताना है कि फ्री ऑसिलेशन ऑफ सर्किट की आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या करेंगे, सिंपली C की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 30 माइक्रोफैरेड, L की वैल्यू इज गिवन एज 27 मिली हेनरी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन पूछा गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन पूछा गया है, रेजोनेंस पे ही फाइंड करेंगे ओमेगा आर। देखो जहाँ पे मेंशन नहीं है ना कुछ, जहाँ पे कोई झोला मेंशन नहीं है, भाई फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे कोई और तरीका है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, नहीं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है मतलब आपको कौन सी पूछ रहे हैं, रेजोनेंस पूछ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दे आर सेइंग फ्री ऑसिलेशंस ऑफ अ सर्किट। तो बच्चे जो फ्री ऑसिलेशंस होती है ना, जो फ्री ऑसिलेशंस होती हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली इन व्हाट, दैट इज पॉसिबल ओनली इन रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन रेजोनेंस कंडीशन। सो ओमेगा आर की बात करें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, 30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 6। सो ओमेगा आर बच्चे कितना आ गया, 1 अपॉन 27 इंटू 3 करो, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 81 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 9, है ना। और ये वाला एक और पड़ा था तो 10 नहीं 8,
माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8। सो यहाँ से आपके पास आए 81 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 8। तो जब आप अंडर रूट खोलेंगे बच्चों जी, 81 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 का अंडर रूट खोलो, अंडर रूट ऑफ 81 is 9, 10 raised to the power minus 8 divided by 2, so omega r is 1/9 into 10 raised to the power minus of 4। बताओ इतना आ गया। अब फर्दर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितनी आ रही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कमिंग, ओमेगा आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री ऑसिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू, 1.11 into 10 raised to the power 3 रेडियंस पर सेकेंड। बताओ आ गई, रेडियंस पर सेकेंड आ गई, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 यानी कि पिछली वाली एक्सरसाइज इज 6 मिली कूलम। Okay, what is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at the later time? तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल याद कराऊं, ये LC ऑसिलेशन वाला केस, ठीक है। LC ऑसिलेशन में क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted to magnetic energy and further magnetic energy gets converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद है ना। तो अगर मैं इनिशियली पूछूं सर्किट में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, ई का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट भी किया था इन द सेकेंड चैप्टर, दैट इज ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो फर्दर बच्चे अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको, चार्ज की वैल्यू इज गिवन टू है 6 मिली कूलम, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अब कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू पिछली वाली लेनी है यानी कि 30 माइक्रो फैरेड, ठीक है। जो पिछले वाले केस में आई थी ना 30 माइक्रो फैरेड, वही सेम केस आगे कंटिन्यू है। आपने बुक खोली होगी तो आपको दिख रही होगी उसमें वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है वैल्यू, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि कैपेसिटर की वैल्यू इज 30 माइक्रो फैरेड। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लो आप, 6 इंटू 6 36, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। ये से ये तो गया उड़, है ना, उड़ मुड़ाई हो गया। उसके बाद 2 1 और 36 गया 18 पे, ये गया 9 पे, ये गया 3 पे, तो ये आ गया आपके पास, सॉरी ये गया 6 पे, तो आपके पास आ गया 0.6 जूल, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास क्या आ गया बच्चे, 0.6 जूल्स। यानी कि जब हमने बात करनी है इनिशियल स्टेज की, तो इनिशियल स्टेज पे आपके पास कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। देखो सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर आपको गिवन था 6 मिली कूलम, तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली निकालनी थी, और व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट द लेटर टाइम। तो बच्चे अगर मैं ये वाली बात करूँ ना, ये वाली जो एनर्जी है 0.6 जूल्स, ये अगर हम मान के चले इनिशियली इतनी एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ लेटर स्टेज पे, लेटर स्टेज पे इतनी ही एनर्जी रहेगी, ठीक है। लेटर स्टेज पे इतनी ही एनर्जी रहेगी। एनर्जी विल बी शेयर्ड बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। सो एनर्जी विल बी शेयर्ड बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड अप होगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड अप होगा। एनर्जी जो है आपकी वो क्या रहेगी, शेयर होती रहेगी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। तभी तो हम इसको एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं ना, एलसी ऑसिलेशन तभी तो बोलते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो शेयर होती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्या बोल रही हैं क्वेश्चन नंबर 9 में? LCR सर्किट आ गया, मतलब ये वो भयंकर सर्किट है जिसमें सब कुछ लगा हुआ है, बट जितना भयंकर ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है उतना भयंकर नहीं है। इजी है क्वेश्चन, जस्ट रीड इट आउट। रीड कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? A series LCR circuit with R की वैल्यू is given as 20 ohm, L की वैल्यू is given as 1.5 हेनरी, C की वैल्यू is given as 35 माइक्रोफैरेड। इसको कनेक्ट किया गया है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट AC सप्लाई के साथ। देखो क्या गिवन है, R is given to you, L is given to you, C is given to you, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इज गिवन टू यू एज एसी सप्लाई, यानी कि VRMS की वैल्यू इज गिवन टू यू एज बच्चे 200। वो बोल रहे हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। मुझे इसका मतलब बता दो, शाबाश, इसका मतलब बता दो मुझे, किसका मतलब क्या है कि frequency of the supply is equals to the natural frequency of the circuit. What do you mean by this statement? What do you mean by this statement? कि आपके पास natural frequency के equal हो गई supply frequency। बच्चे this is the case of resonance, है ना? When supply frequency is equals to natural frequency। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम वो रेडियो स्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी मान रहे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, ये जब बराबर हो जाएंगी तो रेजोनेंस की कंडीशन, एंड रेजोनेंस की कंडीशन में क्या बच्चे? करंट मैक्सिमम, ठीक है, current is maximum in this case। so पूछ रहे what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle, ठीक है। so further अगर मैं बात करूं, आपको एवरेज पावर पूछी गई है, पावर निकालने के लिए, एवरेज पावर निकालने के लिए आपके पास VRMS पता है, आपको IRMS चाहिए, ठीक है। VRMS is given to you as 200 volt, IRMS you have to find out, you have to find out। IRMS कैसे निकाल सकते हैं? अब IRMS तो निकाल सकते हैं सिंपली, बट अगर मैं याद करवाऊं आपको कि IRMS निकालने के लिए आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए सर्किट की। तो दिस इज एन LCR सर्किट। LCR सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है। ये टर्म्स मैंने अच्छे से कराई थी यार, है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एंड LCR सर्किट के केस में हम रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस के उल्टा क्या था? एडमिटेंस, है ना, एडमिटेंस था। डू यू रिमेम्बर इट? ठीक है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या वैल्यू? Z। Z का फॉर्मूला क्या होता है LCR सर्किट के लिए? Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन दे रखी है? रेजोनेंस वाली कंडीशन दे रखी है, एंड यू नो दैट रेजोनेंस वाली कंडीशन में क्या होता है? रेजोनेंस वाली कंडीशन में आपके पास ओमेगा L इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है। सो फॉर दैट केस बच्चे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, यानी कि इट बिकम्स R, ठीक है। सो अगर मैं IRMS फाइंड करूंगी, IRMS विल बी VRMS डिवाइडेड बाय Z, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय एडमिटेंस की वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस दैट इज 20। सो IRMS केम आउट टू बी 10 एम्पियर्स। फर्दर आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। सो वन कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर आ जाएगी बच्चे? इट विल बी VRMS इनटू IRMS, ठीक है।
सो VRMS की वैल्यू कितनी गिवन है 200 इंटू IRMS की वैल्यू कितनी गिवन है 10। सो पावर कितनी आ गई 2000 वॉट। पावर इज 2000 वॉट। तो आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। LCR सर्किट था बट यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी थी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है दैट इज इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अंडर दैट कंडीशन जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है रेजोनेंस में आपका जो इम्पिडेंस होता है वो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रह जाता है बिकॉज वहां पे XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है। सो इन दैट कंडीशन आपका Z सिर्फ और सिर्फ R के इक्वल आया। वहां से आपने करंट फाइंड आउट किया VRMS डिवाइडेड बाय Z करके, वेयर Z की वैल्यू इज गिवन टू यू एज इक्वल्स टू R बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। So IRMS is equals to 200 by 20 that is 10 amperes. Further आपको पावर एवरेज पावर ट्रांसफर निकालना था ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर की बात करें हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा P is equals to VRMS into IRMS where power is equals to 200 into 10 which is equals to 2000 watt। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश, जल्दी से बता दो एक बार क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ MW। अब ये MW क्या है? कौन बताने वाला है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय MW? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MW एंड MW? दोनों M है, एक बड़ा एक छोटा है, एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ। क्या मतलब है इनका? ये जो M है और ये जो M है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ M? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ M? स्मॉल MW, कैपिटल MW। देखो जो स्मॉल MW है दैट इज 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3। छोटा यानी कि कम यानी कि नेगेटिव, बड़ा यानी कि ज्यादा यानी कि पॉजिटिव। तो मेगावाट दे रखा है यहाँ पर, मिली वॉट से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इवन मैंने तुम्हारा एक लेक्चर भी लिया था जिसमें मैंने तुम्हें सारी कन्वर्जन्स करवाई थी बिल्कुल बेसिक से, है ना? अगर तुमने वो लेक्चर देखा होगा कन्वर्जन्स वाला, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल शीट का, है ना, जिसमें सारे नोट्स होते हैं। उसमें सेशन रखा हुआ है, वो वाला सेशन भी अलाइंड है। आई गेस लास्ट टू लास्ट मंथ लिया था, तो उस मंथ के स्लॉट में तुम चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो बच्चे मेगावाट है और ये मिली वॉट है। तो यहाँ पर आपको रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द पोर्शन ऑफ 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज, ठीक है? रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट रेंज इज 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। अब इसको हर्ट्ज में चेंज करो पहले तो, 800 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या हो जाएगा बच्चे? 1200 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है? If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, what must be the range of variable capacitor? देखो आपको L की वैल्यू गिवन है 200 माइक्रोहेनरी, आपको दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, आपको कैपेसिटर की रेंज पूछी है C1 C2 की वैल्यू, सो दैट आप इसको LC सर्किट में ट्यून कर सके। ट्यूनिंग का मतलब क्या है बच्चे? बेसिकली आपको घुमानी है एक चीज, तभी आपकी रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं एल जो है वो फिक्स है, बट आप कैपेसिटर की वैल्यूज किस रेंज में चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या बने, 800 से लेके 1200 तक की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको C1 की वैल्यू पता है क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? 1/ω1 का स्क्वायर इंटू एल। ये कहां से आई? ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC। बोथ द साइड्स में स्क्वायरिंग करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट आई गेट इज ω1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, है ना? अंडर रूट का स्क्वायर से 2 कट जाएगा,
सो यहाँ से बच्चे C1 क्या आ जाएगा 1/L इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, यही किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव करवाया अभी ये साइड में छोटा सा, और ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। सो 1/ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 तो नहीं पता बट μ1 तो पता है। सो 2π μ1 का स्क्वायर इंटू L1 लिख सकती हूँ, सिंपल है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पता बट लीनियर फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, दैट इट इज 800 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है, 1200 किलोहर्ट्ज तक जा रही है। सो μ1 को मैं क्या लूंगी 800 किलोहर्ट्ज। ठीक है, सो 2 इंटू 3.14 इंटू 800 इंटू 10⁻³ का होल का स्क्वायर। अब बोलो मैम क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये स्क्वायर आया बच्चे इंटू L1 यानी कि 200 माइक्रो हेनरी। तो C1 की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, तो आप ऐसा कीजिए, आप स्क्वायर को खोलिए, पहले तो 2 का स्क्वायर खोलिए, 3.14 को 3.14 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए। अब आगे है आपके पास 800, 8 का स्क्वायर 64 बच्चे, ये 0 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर आपके पास कितना बन जाएगा 10⁻⁴। फर्दर 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि 10⁻�6, तो 10⁻�6 और 10⁻⁻6 तो कट जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। जो इसका 10⁻³ है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 और इसका माइक्रो हेनरी का 10⁻⁻6 कट जाएगा। फर्दर आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके न्यूमरेटर वाली जगह पर चीजों को बढ़ाइए, है ना, न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तभी डिवाइड करने में इजी होगा। तो C1 की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट इट एज 198.1 पिको फैरेड। अब ये पिको फैरेड किस भला का नाम है यार, पिको फैरेड इज 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो उसको मैंने पिको फैरेड लिख दिया। सिमिलरली अगर बच्चे मैं C2 की वैल्यू फाइंड करूं, इफ आई गो फॉर द वैल्यू ऑफ C2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, सेम यही C2 इज इक्वल टू 1/ओमेगा 2 इंटू L आ जाएगा, 1/2π μ2 होल का स्क्वायर इंटू L। सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, μ2 की वैल्यू इज गिवन एज 1200 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को जब आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू L लेंगे 200 इंटू 10⁻⁻6। तो फर्दर ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C2 एज व्हाट, you will get the value of C2 as 88.04 picofarad. So the range of variable capacitor is what, 88.04 picofarad to 198.1 picofarad. This is what, this is the range of capacitor, range of capacitor. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्दर, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज that a LCR circuit is connected to a variable frequency of, question number 11 है, 230 volt, L is given to you as this, C is given to you as this, R is given to you as this. आपको निकालना है determine the source frequency which derives the circuit into resonance. अच्छा, इसमें आपको क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिख लो, है ना। आपको इसकी सोर्स की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट, L की वैल्यू इज गिवन एज 5 हेनरी, C की वैल्यू इज गिवन एज 80 माइक्रोफैरेड, R की वैल्यू इज गिवन एज 40 ओम। ओके, दे आर आस्किंग यू डिटरमिन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच डिराइव्स द सर्किट इनटू रेजोनेंस। अच्छा बच्चे एक बात मेरी ध्यान से सुनना, है ना, जब आपको वहां पे मेंशन नहीं है, जब आपको वहां पे मेंशन नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो आप वैसे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ओमेगा निकाल के आना है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ओमेगा निकाल के आना है, बट सेफ साइड आप म्यू तक भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब एक और ट्विस्ट आया है, मैं तो भूल ही गई यार, तुम्हारा तो पेपर ही एमसीक्यू है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। वहां पे अगर यूनिट्स लिखे हुए रेडियंस पर सेकेंड तो तुम ओमेगा तक फाइंड कर लेना, अगर सिर्फ पर सेकेंड गिवन है या हर्ट्ज गिवन है देन फाइंड इट टिल लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो अगर यहाँ पे बात करें बच्चे, आपको बोले डिटरमिन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच डिराइव्स द सर्किट टू रेजोनेंस इज ओमेगा आर व्हिच इज इक्वल्स टू 1/√of LC। सो ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1/√of
5 इंटू 80 माइक्रोफैरेड, यानी कि 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 6। तो बच्चे 5 इंटू 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 से 40 होता है, माइनस 6 40 का 1 0 ये वाला प्लस ऑफ 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2। इसको ऊपर लेकर जाओ, 100 divided by 2 is equals to 50 radians per second. This will be what? Omega r, that is resonance frequency. अच्छा, अगर आपको पेपर में गिवन होगा ना बच्चे जी, दैट आपको म्यू तक फाइंड करना है, पर सेकंड में गिवन है, तो आप क्या कर लेंगे, आपको पता है ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, म्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आर बाई 2 पाई, ठीक है, 50 बाई 2 पाई पर सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन आपको एमसीक्यू में क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको चीजों को सॉल्व करके आंसर आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी पार्ट में दे रखा है बच्चे, दैट ऑब्टेन द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये देखो माशाल्लाह यार क्या दे रखा है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, तो फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इम्पिडेंस बोल तो रहे हैं ऑब्टेन करो, बट जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू ऑलरेडी, देन उसके केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बन जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी बन जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आर बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बताओ बताओ आया समझ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो अगर मैं बोलती हूँ आपको जेड की वैल्यू लिख दो, है ना, इम्पिडेंस की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा एल माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी होल का स्क्वायर लिख दिया, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो इसके इक्वल है, आर स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जेड इज इक्वल टू आर आ गया, ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। इम्पिडेंस तो आपने ऑब्टेन कर लिया, आर के इक्वल है, यानी कि 40 ओम आ गया, इम्पिडेंस कितना आ गया, 40 ओम आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बच्चे जब एम्पलीट्यूड पूछा है ना, एम्पलीट्यूड पूछा है किस कंडीशन के अंदर, रेजोनेंट के अंदर, रेजोनेंस के अंदर, तो इस केस में जो आपका करंट है वो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम करंट होता है, एंड व्हेनेवर द करंट इज मैक्सिमम, in that case we will be finding the value of I naught, है ना, we will be finding the value of I naught। अच्छा, अब I naught फाइंड करना है, बट I naught फाइंड करने के लिए V naught भी तो मैक्सिमम चाहिए होगा, रेजोनेंस के अंदर आपको Z इज इक्वल टू तो R गिवन है, ठीक है, ये तो R आ गया, इस Z को आप R के इक्वल डाल देंगे, अब इसको R ही डालें क्या, रुको इसको पहले R ही करते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं Z को, चलो इसको Z ही डाला। अब आपने V नॉट फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे तो आपको क्या गिवन है, 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ VRMS। VRMS से मैक्सिमम वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चे, सिंपल है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो VRMS को, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 होता है, सो V नॉट क्या हो गया, VRMS इंटू √2, और Z इज इक्वल टू R आ गया, सो √2 इंटू 230 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कि 40। सो I नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, फाइंड आउट करो, 0 से 0 गया, कितनी आ जाएगी, 23 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 4, कितनी आ जाएगी, 8.13 एम्पियर्स, ठीक है। सो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 8.13 एम्पियर्स। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि सिंपल आपको कैसे चलना है, क्या तरीका क्या होने वाला आपका चलने का, कि आपको इम्पिडेंस पता है ना, इम्पिडेंस के फॉर्मूला में रेजोनेंस की कंडीशन लगाओ, रेजोनेंस की कंडीशन लगाने पे ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर हो गया, एक्सएल एक्स सी के बराबर, ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो गया, क्योंकि एक्सएल एक्स सी के बराबर हो गया, यहाँ से इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस आ गई, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज पता होनी चाहिए,
आपको क्वेश्चन में VRMS गिवन था, मैक्सिमम वोल्टेज गिवन नहीं थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको VRMS को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग आपके पास करंट आ जाएगा। कैसा करंट आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका सी पार्ट। सी पार्ट स्टडी करो बच्चे, जस्ट रीड आउट सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मुझे बताओ कि हमारी क्या अप्रोच रहेगी इसमें, क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी से, शाबाश। What will be our approach in this? आपको बोल रहे हैं डिटरमिन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप। VRMS ही निकालना है, बट ये कैसा है, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं बोलूं किरचॉफ्स लॉ, याद है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लोज्ड लूप का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जहां से शुरू वहां से खत्म, इनिशियल फाइनल सेम, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात किया जाए, इसका जो पोटेंशियल था VRMS गिवन था, वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। R के अक्रॉस फाइंड करना है, C के अक्रॉस फाइंड करना है, L के अक्रॉस फाइंड करना है, और आपको शो करना है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। और अगर हम फोर्थ केस में इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इफ वी टेक देयर कॉम्बिनेशन, if we take their combination, so in that case you have to show that कि आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है LC कॉम्बिनेशन का, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहां पर 0, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी 0, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे दे आर सेइंग कि LC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 0, अदरवाइज इंडिविजुअली फाइंड आउट करो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, अक्रॉस C, अक्रॉस L। ठीक है, तो चलो शुरू होते हैं, लेट्स बिगिन। पोटेंशियल ड्रॉप RMS अक्रॉस इंडक्टर निकालना है अगर, तो हमें सिंपली I की वैल्यू पता होनी चाहिए इंटू XL की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम सिंपली VRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब करंट की वैल्यू तो कैसे आएगी, RMS की वैल्यू I0 बाय √2 करके आएगी। बताओ, I0 अभी फाइंड किया था हमने, √2 तो पता ही है हमें। बताओ, I0 अभी फाइंड किया था ना, I0 अभी फाइंड आउट किया था, बताओ, है ना। तो यहां से अगर मैं I0 को फर्दर लिख दूं बच्चे वोल्टेज की टर्म्स में, तो V0 बाय √2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बताओ ये चीज समझ आई। देखो ना, ये देखो, I0 बाय √2, XL की वैल्यू को मैंने ओमेगा इंटू L सब्स्टिट्यूट करा, अब I0 को मैंने V0 बाय इम्पिडेंस सब्स्टिट्यूट किया, तो R, ये भी √2, अब ये V0 डायरेक्टली तो नहीं आ सकता, RMS गिवन है, तो ये भी √2 इंटू ओमेगा इंटू L, इंटू ओमेगा इंटू L। सो √2 से √2 तो वैसे ही गया, V0 बाय R यानी कि 230 वोल्टेज गिवन थी आपको इसकी सोर्स की 230, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू वाज गिवन टू यू एज 40 ना, R की वैल्यू वाज गिवन टू यू एज 40। एक मिनट बच्चे, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट अगेन फॉर यू, ओवरलैपिंग हो गई है। चलिए, R की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 40, ओमेगा की वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में फाइंड करी थी, दैट केम आउट टू बी 50। ठीक है, दैट केम आउट टू बी 50। L की वैल्यू बच्चे, L की वैल्यू भी यू नो दैट इट इज गिवन एज 5, गिवन है, 0 से 0 गया, और क्या काटोगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 जा 5। ठीक है, so further on solving you will get the value as 1437.5 volt. This is the value of VL RMS, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अब निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, VC RMS that will be equals to what, I RMS into XC, यही होगा, यानी कि VC RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, I इंटू XC की वैल्यू 1/ओमेगा C।
तो 230/40, ये तो चीज सेम ही रहेगी ना, सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे, आई नॉट बाई √2, आई आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई √2। फर्दर उसको हम वोल्टेज की टर्म्स में लिखेंगे, दैट इज वी नॉट बाई डिवाइडेड बाई √2 इंटू आर। ठीक है, इम्पिडेंस की वैल्यू, impedance is equals to your resistance only in the case of resonating frequency. So 1 upon omega, omega की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 50, c की वैल्यू कितनी गिवन थी बच्चे 80 माइक्रोफैरेड, यानी कि 80 into 10 raised to the power -6. So 0 से 0 गया, on further solving you will get the answer as 1437.5 volt। ठीक है, तो L के क्रॉस निकाल लिया, C के क्रॉस निकाल लिया, अब हम निकालते हैं R के क्रॉस। ठीक है, अब हम निकालते हैं R के क्रॉस। अब मैं थोड़ा सा रब करके जगह, ओहो ओ भाई गॉड, सब उड़ गया है ना। तो नोट्स में अब जब तुम बनाओगे, नोट्स में जब तुम अब बनाओगे तो तुम डाल देना वो पोर्शन। ठीक है, नोट्स में तो आएगा है ना, रिकॉर्डिंग में तो हमारा आ ही रहा है। फर्दर बच्चे अब सी पार्ट में हम सॉल्व करते हैं क्रॉस रेजिस्टर की। ठीक है, तो रेजिस्टर के क्रॉस जब सॉल्व करूंगी, वी आर आर एम एस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू अगेन 230 इंटू 40 और आर की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, इट इज गिवन टू यू एज 40। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू एज 230 वोल्ट। यानी कि जो रेजिस्टर है ना बच्चे, उसके अक्रॉस अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, 230 आ रहा है। इज इट क्लियर? वो 230 क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे ना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, ये 0 आएगा। सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ही हो रहा है, एल और सी कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से कि एल और सी कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं, सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो रेजिस्टर के अक्रॉस ही हो रहा है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखूं, पोटेंशियल ड्रॉप इज 230 और वीएल और वीसी की बच्चे अभी हमने क्या क्या वैल्यू निकाली थी, वीएल की क्या निकाली थी हमने वैल्यू, आई इंटू एक्सएल करके निकाली थी ना, इट केम आउट टू बी 1437.5। सिमिलरली वीसी की वैल्यू हमने निकाली थी पोटेंशियल ड्रॉप की, आई इंटू एक्सी करके 1437.5। तो अगर बीएलसी निकालूं बच्चे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी सर्किट, तो ये क्या आ जाएगा, आई इंटू, अब एलसी सर्किट की रेजिस्टेंस, एलसी सर्किट की रेजिस्टेंस जब लिखने जाऊंगे ओमेगा आर एल माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी। अब रेजोनेंस की कंडीशन बोली गई है ना, रेजोनेंस की कंडीशन बोली गई है, इसमें एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, यानी कि ओमेगा आर इंटू एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी। तो बच्चे इसकी वैल्यू 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी सर्किट इज व्हाट, इज 0। यानी कि अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाता है, रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाता है। देयर इज नो नोट, लिखो इंपॉर्टेंट इसमें, देयर इज नो। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना बच्चे, ऐड दीज पॉइंट्स टू योर शॉर्ट नोट्स। देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, there is no potential drop across LC circuit in case of resonance। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है हमारी, अनसॉल्व सारा पार्ट कर लिया है हमने। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल्स होंगी ना वो मैं आपको करवाऊंगी अपनी स्पेशल क्लासेस वाली सीरीज में। ठीक है, फर्दर एक नई सीरीज अब स्टार्ट हो गई है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब एक और PYQs की सीरीज स्टार्ट करी है मैंने ऑन स्पेशल, तो उसमें भी ज्वाइन कर लो, दैट आर गोइंग टू रियली बेनिफिट यू एज वेल एज। अगर मैं प्लस की बात करूं, ये जो एक महीना चल रहा है, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज नेक्स्ट मंथ पेपर होने वाले हैं। तो अभी भी बिल्कुल बहुत डर लग रहा है कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या चल रहा है यार फिजिक्स में, क्या चल रहा है। देन कम एंड ज्वाइन द प्लस कोर्स इन दिस मंथ। एक मंथ में ट्यूसडे ऑल्ट्स पे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अगर तुम 3 दिन मेरे साथ पढ़ रहे हो इन अ वीक और बाकी ऑल्टरनेट पे तुम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक महीने के अंदर आराम से फिजिक्स पूरी कवर हो जाएगी।
ठीक है। सो स्पेसिफिकली अगर बोलूं बच्चे, टू अनलॉक योर फ्री कंटेंट आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, क्लिक ऑन लॉग इन, क्लिक ऑन गोल, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन्यू बटन यू कैन गो फॉर स्पेशल क्लासेस विच आर बिल्कुल फ्री बाय सिंपली यूजिंग माई कोड एज अर्शप्रीत, यू कैन अनलॉक योर स्पेशल क्लासेस। ठीक है, दिस इज द चाबी key to your success. This code is key to your success. My blessings are always with you. ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस कोड आप अपनी स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं, क्विजेस को भी अनलॉक कर सकते हैं, एज वेल एज अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी रिबेट पा सकते हैं। सो बेसिकली अगर स्पेशल क्लासेस के फीचर बताऊं क्या होते हैं, रियल लाइफ टाइम इंटरेक्शन होता है चैट इमोजीज के साथ, आप अपने क्वेश्चन टैब्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ की बात करें, वाईटी की बात करें, वाईटी पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं, बट अगर वहां की बात करें ना बच्चे, वहां पे आपके कभी भी मिस नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज वो अलग से क्वेश्चन टैब में होंगे, तो वहां पे टीचर को एक आप इंडिविजुअली आप बोलो ना, इंडिविजुअल टीचर को अगर आप नोट्स अपने क्वेश्चन टैब में आप अपने डाउट्स भेज रहे हैं, तो वो टीचर के आंखों में आप आ जाते हो कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है यार, डाउट पूछ रहा है। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट इज लाइव पोल ऑप्शंस चलते हैं, पोल लीडर बोर्ड पे आप कंपीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आप टॉप 10 में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, सो गो फॉर द फ्री क्लासेस बच्चे। ठीक है, जगह बना लो यार, फोन में गेम भी तो डाउनलोड करते हो ना, ऐप को डाउनलोड करो, फ्री फीचर्स को यूज करो। जब आप फ्री फीचर्स को यूज करोगे ऑटोमेटिकली यू विल गो फॉर द सब्सक्रिप्शन बिकॉज द क्वालिटी ऑन द ऐप इज रियली गुड। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, सीबीएसई क्लास 12 के अंदर बच्चे देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज कमिंग अप। सीपीएससी के अंदर हमारे पास रिवीजन बैच फॉर टर्म 1 साइंस एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है, जिसमें बहुत सारे टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की बिल्कुल एकदम जोरों शोरों से तैयारी करवा रहे हैं। इवन दैट की माई प्लस बैच ऑल्सो जो मैंने इस मंथ लॉन्च किया है, वो टोटली फोकसिंग ऑन योर एग्जाम्स लॉन्च किया है। उसमें मैं सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ, कंप्लीट फुल पैकेज है टारगेटिंग योर टर्म 1 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आने के लिए। फर्दर बच्चे आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली कैसे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, देन क्लिक ऑन लॉग इन, देन क्लिक ऑन गोल, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन्यू बटन यू कैन क्लिक ऑन प्लस, एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ लेबल टेस्ट आप बॉटम पे जाके ज्वाइन क्विज कर सकते हैं बाय अ कोड प्रोवाइडेड बाय द एजुकेटर। बच्चे दीज आर नॉट लाइव क्विजेस, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर एजुकेटर खुद बैठा होता है तुम्हारी क्विज लेने के लिए, नहीं, दीज आर द क्विजेस यू कैन अनलॉक अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस, है ना। मतलब अगर तुमने कोई टॉपिक कवर कर लिया है, तुम उसके ऊपर क्विज लगाना चाहते हो, तुम चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, सो फॉर दैट यू कैन गो एंड प्ले दिस क्विजेस। दीज क्विजेस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो सच ऐसा फीचर कि भाई इसमें आपको क्विज खेलने का पैसा लगेगा, नहीं, फ्री फीचर है, आपको बस कोड यूज करना है अर्शप्रीत। ठीक है, ताले की चाबी इज Arshpreet. ठीक है, use this code. So download the Unacademy app now and try all the free features simply by using my code as Arshpreet. Thank you for attending the session. Don't forget to subscribe to this channel. Press the bell icon. Don't forget to like and share this video with your friends so that कि यार उनके भी तो NCERT कवर हो जाए ना। आपकी कवर हो गई है, एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल्स हम कवर करने वाले हैं ऑन द स्पेशल प्लेटफॉर्म, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं बच्चे। अगर हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीट, मेंस, एवरी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, एवरी पेपर की अगर मैं बात करूं, तो सबके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। सो लेट्स क्रैक आवर गोल्स विद अनअकैडमी। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।